senior leader of the Shiv Sena, of course, now the Uddhav Bhal-Thackeray faction, a Rajya Sabha member, somebody who needs no introduction. Joining us today is Mr. Sanjay Raut, who's known for not mincing his words. Thank you so much, sir, for joining us. बोलिए। मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ सवाल पूछने से सर कि आजकल राजनीतिक गलियारों में और मीडिया में और सोशल मीडिया में लोग ये बोल रहे हैं कि संजय राउत साहब अब वैसे नहीं रहे हैं, वो टोन डाउन हो गए हैं जेल से आने के बाद। तो क्या ये बात सही है सर? जेल से आने के बाद कोई भी हो थोड़ा टोन डाउन होता है, इसलिए होता है कि आप महीनों जेल में रहते हो, आपकी आदतें बदल जाती है, आपका मेंटल स्ट्रेस, आपकी बॉडी सब कुछ बदल जाती है, आपके सोचने का ढंग बदलता है, आपकी बहुत ही आदतें बदल जाती है। तो बाहर आने के बाद एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर ये बोलते हैं कि मेरी आदत बदल चुकी है या मैं टोन डाउन हो गया, वो लोगों ने एक 4-5 दिन जाकर जेल में रहना चाहिए। मैं 100 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 दिन रहिए और बाद में आकर देखिए आपके तबीयत के ऊपर क्या असर होता है, आपके मेंटल स्ट्रेस के ऊपर क्या असर होता है, सब कुछ पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी भी एडजस्ट कर रहा हूँ बाहर। वीव रेड कि आप जेल में कुछ लिख भी रहे थे, आप सामना से जुड़े हुए हैं सर, इतने सालों से चला रहे हैं, तो जेल में सर आपने क्या डॉक्यूमेंट करा है, क्या लिख रहे हैं? क्या आप थोड़ा बताएंगे कि क्या आप उसको किताब में कन्वर्ट करने वाले? देखिए, जेल में हमारे जैसे लोग जब जाते हैं तो पढ़ते हैं ज़्यादा और लिखते हैं, लेकिन वो लिखना बाहर तो नहीं आता है। जब हम छूट जाते हैं तो हमारे साथ आ जाता है। तो मुझे कहा कि आपके अनुभव लिखे अंदर, और मैंने लिखना शुरू भी किया। जो जेल यात्रा है, जो अनुभव होते हैं अपने, वो समझना चाहिए लोगों को क्या होता है अंदर, लोगों की हालत कैसी है। हज़ारों लोग अंदर पड़े हैं, सड़े हैं, उनको कोर्ट में उनके तारीख की पेशी तक नहीं होती। 5-5, 6-6 साल लोग ऐसे ही पड़े हैं, कोई सिस्टम नहीं है। जिस तरह से हमारे खिलाफ़ केस बनाई और हमें जेल में भेजा और हम भी चले गए, तो ये भी एक अनुभव होता है। घुटने नहीं टेकना और लड़ना, यह अपने आप में एक अनुभव होता है। तो हमने बहुत कुछ बातें लिखी है किताब के स्वरूप, और अभी उसका ऊपर एक फाइनल टच हो रहा है, हमारे लोग कर रहे हैं, तो मैं आ जाएगा, किताब बुक आ जाएगा। उसमें क्या क्या और जानने को मिलेगा सर? बहुत से बातें आपको मिलेगी सर। किताब के अलावा ऑपोजिशन पार्टीज़ आपकी बेल के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट को अप्रोच करा था उन्होंने। मुझे लगता है अभी आप जब बात अपनी चल रही है तो मैं आप सामने देख रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने वो याचिका को सुनने को रिफ्यूज़ किया है आज। तो देखेंगे, एक कानून की लड़ाई होती है, वो लड़नी पड़ती है कानून की तरीके से। आपकी ज़िंदगी सर क्या इन 3-3.5 महीनों में जब आप जेल में थे कुछ बदली है? कुछ आप पे प्रभाव ऐसा हुआ है जेल में जाकर के जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा? हाँ, जब हम अंदर रहते हैं तो हमारी फैमिली बहुत सफ़र होती है। बच्चे, पत्नी, माँ, भाई, पूरा कम्युनिकेशन और संपर्क टूट जाता है, संपर्क नहीं रहता। 15-15 दिन के बाद संपर्क होता है और एक दूसरे के साथ अपना दर्द छुपाने की कोशिश करते हैं। घर के लोग ये नहीं बताएंगे हम कितने दुखी हैं, हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है, और मैं नहीं बताऊंगा मुझे अंदर क्या यातनाएं हैं, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा उनको तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो बताएंगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो एक दूसरे के से बहुत से ऐसी बातें छुपाई जाती है। सर आपको अंडा सेल में रखा गया जिसमें कसाब जैसे आतंकवादी थे, तो आपसे क्या खतरा है सर? अब ये पूछना पड़ेगा हमसे क्या खतरा था, इसलिए हमको अरेस्ट किया, जेल में रखा, बेल मिलने नहीं दिया। जब बेल मिला है तो बेल को भी विरोध कर रही है ईडी। हमको बेल दिया है, ईडी कोर्ट ने दिया है ना, तो ठीक है, हमारी लड़ाई है। लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई में सरकार की यंत्रणा जब आती है तो देश को खतरा होता है। चाहे न्यायालय हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे पुलिस हो, आप अपना काम करिए। आप पॉलिटिकल वेपन मत बनिए किसी का, तो ही देश रहेगा, टिकेगा। हमारे जैसे लोगों को आप जेल में डालने से अगर किसी का फ़ायदा है पॉलिटिकल, राजनीतिक, हमारा आवाज़ बंद करने से, वो हमारी लड़ाई हम उस राजनीतिक पार्टी से करेंगे, चुनाव में करेंगे, सड़क पर करेंगे।
लेकिन यहाँ तो सब जो यंत्रणा है सरकारी उसका इस्तेमाल होता है। कि हमारे जैसे बहुत लोगों को भी यही तकलीफ है। सर, कोर्ट ने बेल देते वक्त ये बोला कि सिविल डिस्प्यूट्स को मनी लॉन्ड्रिंग या इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं लेवल करना चाहिए, और कोर्ट का ये भी ऑब्जर्वेशन था कि आपका अरेस्ट कोई के पीछे कोई रीज़न नहीं था और एक हद तक इलीगल भी था। तो आप सर, आपको क्या लगता है कि राजनीति आज के दौर में बदल गई है? राजनीति तो बदल जाती है, जैसा जैसा समय गुजरता है राजनीति बदल जाती है, नेता बदल जाते हैं, पार्टी बदल जाती है, सोच बदल जाती है। लेकिन कभी भी किसी पार्टी ने इस हद तक राजनीति नहीं की नीचे के स्तर पर कि केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल करके किसी नेता हो जिसको आप पसंद नहीं करते, उसकी फैमिली, उनको डिस्टर्ब करने का या तकलीफ देने का काम ना महाराष्ट्र में हुआ था ना देश में हुआ था, कभी अब शुरू हुआ है। मानवता के दृष्टिकोण से हम एक दूसरे की तरफ देखते थे। ठीक है, हम पार्लियामेंट में लड़ेंगे, हम असेंबली में लड़ेंगे, हम कॉरपोरेशन में लड़ेंगे, एक दूसरे के जो विचार होते, हम चुनाव में लड़ेंगे, हम सड़क पर लड़ेंगे। ये विचारधारा की लड़ाई होती है ना। व्यक्तिगत द्वेष भावना, बदले की भावना, ये डेमोक्रेसी में उसको स्थान नहीं है। ये महात्मा गांधी का देश है। अगर हम बोलते हैं महात्मा गांधी का देश है, तो गांधी की विचारधारा में, सरदार पटेल की विचारधारा में, पंडित नेहरू की विचारधारा में ये बदले की भावना कहाँ से आ गई? बस मैं आपको ख़त्म ही कर दूंगा राजनीति से या पब्लिक लाइफ से। देखो, मेरा जैसा आदमी जो होता है वो जो होता है उसको सामना कर लेता है। बहुत से लोग तो घुटने टेकते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, सरकारें गिरती है, नई सरकारें बनती है। ये कौन सी राजनीति देश में चल रही है? बट सर, आपके साथ क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में एक सरकार गिरानी थी और दूसरी सरकार लानी थी। विरोध करने वाले कितने लोग हैं और लड़ने वाले कितने लोग हैं? अपनी बात रखने वाले कौन हैं? आपने बोला था कि आपके ऊपर पहले दबाव बनाया जा रहा था। मैंने तो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन को लेटर लिख कर पूरी बात बता दी थी कि महाराष्ट्र में सरकार गिराने की जो कोशिश चल रही है उसमें अगर मैंने साथ नहीं दिया तो ईडी और सीबीआई के माध्यम से आपको तकलीफ दी जाएगी और आपको अंदर डालेंगे। ये आकर मुझे कहा गया। तुरंत मैंने दूसरे दिन ये पूरा जो इंसिडेंट है राज्यसभा चेयरमैन को बता दिया। तो शुरुआत तो हो रही थी ना ये। सर, आप जब जेल में थे तो आपने अपनी मदर को एक चिट्ठी लिखी थी। हाँ, जिसमें आपने लिखा था कि आप मेरी माता हैं जैसे कि शिवसेना मेरी माता है। डेफिनेटली। और उद्धव जी भी आपके घर गए थे, आपकी माता आपके परिवार वालों से मिले हम थे। एक परिवार है, आज का नहीं। मैं तो बाला साहब ठाकरे जी के साथ 40 साल काम किया है क्लोजली। यहाँ ही बैठा हूँ मैं, 35 साल से मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ सामना। हमेशा कभी कभी बाला साहब को लगता था तो यहाँ आकर बैठते थे हमारे साथ, यहाँ बैठते थे, हमें गाइड करते थे। बहुत बड़े नेता थे, अचानक आते थे, यहाँ बैठते थे। और जब मैं उठता था यहाँ से, साहब को कुर्सी देता था तो साहब मुझे वापस इस कुर्सी पर बिठा देते। ये आपकी कुर्सी है, ये आपकी कुर्सी है। इतनी महानता थी उस नेताओं में। तो उनके साथ, परिवार के साथ मेरे सालों साल के रिश्ते, बचपन के दोस्त हैं हम लोग सब। हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, राजनीति छोड़ेंगे। और राजनीति भी क्यों छोड़े? आपके लिए, डर से मारे। मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं होऊंगा, राजनीति नहीं छोड़ूंगा। मैं मेरी पार्टी के लिए जो करना है करूंगा। क्या करोगे आप? फांसी पर चढ़ा दोगे या गोली मारोगे आप? मुझे मार दो। आप इतने सालों से देख रहे हैं सारी पॉलिटिक्स और अपनी पार्टी में भी। अब जो आपकी पार्टी के साथ ये हुआ है कि जो 2 ग्रुप्स में बट गई है, तो इसमें आप पर्सनली कैसा फील करते हैं? मैं तो उस वक्त जेल में था और मैं पर्सनली फील क्या करूं? मैं तो, मेरे आँख में आंसू आ गए कि इतनी बड़ी हमारी पार्टी को ये लोगों ने तोड़ दिया। और इस संकट के घड़ी में मैं बाहर नहीं, मुझे जानबूझकर अंदर रखा है। ये पूरा उनका स्क्रिप्टेड था। हमको अंदर रखना है, पार्टी को तोड़ना है, सब कुछ करना है। लड़ने वाले जो लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं, वो अंदर डाल दो। उसके बावजूद पार्टी खड़ी है आज। लोग टूटे नहीं हैं। कुछ लोग चले गए होंगे उनके स्वार्थ के लिए, लेकिन अभी चुनाव लीजिए आप मुंबई में। मुंबई की बात मैं क्या, मैं ठाणे की बात कर रहा हूँ। अभी चुनाव लीजिए, पता चलेगा शिवसेना किसके साथ है। ये डायरेक्ट चैलेंज है शिंदे साहब के लिए। चैलेंज ये बात क्या, मेरी पार्टी है, मुझे मेरे पार्टी पर विश्वास है।
शिवसेना तो एक ही रहेगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का नाटक चल रहा है सब, नहीं तो ये लोग क्या है, कौन सी महाशक्ति। पीएम मोदी से मिलने की बात कर रहे हैं मैं करूँगा नहीं, क्यों नहीं। मैं देखिए, मैं सांसद हूँ, मेरी दिस इज़ 4th टर्म, राज्यसभा में मेरी 4थी टर्म चल रही है। बहुत सीनियर हूँ मैं, आज राज्यसभा में सबसे सीनियर मेंबर मैं हूँ। लगभग 20 साल हो गए मुझे राज्यसभा में, मेरे इतना सीनियर कोई नहीं है अंदर। तो मैं प्रधानमंत्री से तो मेरे मिल सकता हूँ ना, कुछ बात। मैं गृह मंत्री से मिल सकता हूँ, जाकर हमेशा मिलता हूँ जब दिल्ली में रहता हूँ। तो सर, इसको विशेषज्ञ या राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप टोन डाउन हो गए हैं, आप देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ कर रहे हैं। मैं हमेशा देवेंद्र फडणवीस के कुछ जो बातें हैं उसकी तारीफ हमेशा करते आया हूँ, पहले भी किया है। मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ, इसलिए कि जेल में था तो मैं वहाँ कुछ बातें ऐसी देखी है, जेल कर्मचारियों के कुछ प्रश्न इशू है, सालों साल से पेंडिंग है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने देखा है, मैंने कुछ अनुभव किया है, तो राज्य के जो गृह मंत्री है, डिप्टी सीएम है, उनके पास ही जाकर मैं बता सकता हूँ ना, कि आप उसमें ध्यान दीजिए। कोश्यारी जी के स्टेटमेंट्स पे अगर बात करी जाए तो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले शिवाजी पे एक स्टेटमेंट दिया था, शिवाजी महाराज पे। अभी हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट और दिया है। तो आपकी पार्टी इस पे क्या करेगी? आप चाहते हैं कि ये महाराष्ट्र से इनको हटा दिया जाए? अभी आपका क्या स्टैंड है सर उसमें? क्या स्टैंड? छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाली व्यक्ति राजभवन में बैठी है और उस व्यक्ति का समर्थन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और सीएम करते हैं, बीजेपी करती है। ये निर्लज्जता है। अगर आज सीन उल्टा होता, हम सरकार में होते और ये लोग बाहर होते और किसी ने शिवाजी महाराज का अपमान किया होता, तो ये तो सड़क पर आकर नंगे नाच लेते हमारे खिलाफ। लेकिन आज चुप बैठे हैं। राज्यपाल को हटाने की बात हमने की है। मैं तो ये चाहता हूँ कि कैबिनेट ने एक प्रस्ताव मंजूर करना चाहिए, राज्यपाल का निंदा प्रस्ताव। इस राज्यपाल को तुरंत हटाया जाए, पदमुक्त किया जाए और ये प्रस्ताव केंद्र को भेजना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं तो शिवसेना या और हमारी जी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, जो करना है वो कर लेगी। कल हम लोग जा रहे हैं बुल्ढाना में, हमारी बहुत बड़ी रैली है, वहाँ उद्धव जी कुछ घोषणा कर लेंगे। सावरकर जी पे बयानबाजी चल रही है। राहुल गांधी जी का आपके पास फ़ोन आया, उन्होंने आपकी सेहत के लिए पूछा, मगर उससे पहले उन्होंने सावरकर जी के लिए हमने उसका अधिकार किया है। हमने खुलेआम कहा है कि राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य है उससे शिवसेना कभी सहमत नहीं होगी, ना समर्थन करेगी। हमने यहाँ तक जाकर बात किया है। अगर सावरकर जी के बारे में वापस बात किया तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में दरार पड़ सकती है। और क्या मैं कर सकता हूँ? हमने कर दिया। तो क्या अभी दरार पड़ सकती है सर? क्योंकि वो तो अपने स्टैंड पे कायम है। वो तो नहीं, बाद में तो राहुल जी ने ये कोई इस प्रकार की बात नहीं कही। जब उनकी बहुत बड़ी रैली हो गई शेगांव में दूसरे तीसरे दिन, तो उस बारे में उसने कोई बात नहीं की। नवाब मलिक और आप एक दौर से पॉलिटिक्स में हैं, अभी वो जेल में हैं, तो उनके बारे में सर हमने कुछ रिपोर्ट्स में ये भी पढ़ा था कि शायद आपकी मुलाकात अंदर जेल में भी शायद। मुझे नवाब मलिक जी कभी नहीं मिले। इसलिए नहीं मिले कि जब मैं अंदर गया तब से वो तो मेडिकल ग्राउंड पर अस्पताल में है। अनिल देशमुख जी कभी कभार मिलते थे, लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि वो दूसरे सेल में थे, मैं दूसरे सेल में था। पार्टी की अलायंस की बात हो रही है शिवसेना की, शिव शक्ति और भीम शक्ति। प्रकाश अम्बेडकर जी के साथ हमारा एक पुराना रिश्ता है, अम्बेडकर परिवार के साथ, बाबा साहब के ज़माने से, और ठाकरे परिवार का। तो हम सब लोग चाहते हैं, एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर का पार्टी के भी लोग चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ एक अलायंस करे और चुनाव लड़े। शिव शक्ति भीम शक्ति अगर इस महाराष्ट्र में एक साथ आती है तो बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। सर, लार्जर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, उधर से गुजरात में, हिमाचल में, अलग स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं सर। तो अगर 2024 की बात करें सर, आपको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ मूवमेंट बनेगा, कुछ चेंज होगा? और मूवमेंट बन रही है। राहुल गांधी नेता है देश के, कोई एक पार्टी उनको कुछ अनाप शनाप कहने से उनकी लीडरशिप में कोई कमी नहीं आएगी। भाजपा तो बोल रही है कि देश टूटा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत जोड़ो यात्रा। भारतीय जनता पार्टी यानी देश नहीं है ना, ये देश बहुत बड़ा है। इस देश में डेमोक्रेसी है और उसमें बहुत से हिस्से हैं डेमोक्रेसी में। आज आपके पास सत्ता है, बहुमत है, उसका मतलब आप देश के मालिक नहीं बन गए।
कल हमारे पास अगर सत्ता होगी और हमारे पास बहुमत होगा तो हम भी देश के मालिक नहीं होंगे। देश की मालिक जनता है, वोटर है, वो तय करेगी। हम या आप नहीं तय करेंगे, जनता तय करेगी। बीएमसी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसके लिए आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? हम पूरे तैयार हैं और आपको मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहूँगा कि फिर एक बार मुंबई महानगर पालिका के ऊपर शिवसेना का ही कब्जा रहेगा। हमें बहुमत मिलेगा और हम हमारे सभी अलायंस ग्रुप के साथ बीएमसी में फिर सत्ता पे आ जाएंगे। मुंबई में आ जाएंगे, ठाणे में हम जीतेंगे और कल्याण डोंबिवली में भी जीतेंगे। मैं आपको बताता हूँ। पार्टी के बंटवारे के बाद क्या आपकी कभी शिंदे जी से बात हुई? मौका मिला नहीं कि जब पार्टी टूट रही थी या बंटवारा चल रहा था, पार्टी टूटी नहीं, जानबूझकर ये खेल दांव कर दिया। तो मैं तो जेल में था। जब मैं अभी बाहर आया हूँ तो पार्टी के काम में लगा हूँ उद्धव जी के साथ, और मुझे पूरा विश्वास है पार्टी कहीं टूटी नहीं है। बंटवारा क्या होता है, कुछ लोग जाने से पार्टी नहीं टूटती। एक एमएलए चले गए, कुछ एमपी चले गए, उनके साथ उनके समर्थक चले गए। पार्टी का डेफिनेशन बहुत बड़ा होता है, खास करके जो ग्रास रूट की पार्टी होती है शिवसेना जैसी, वो कभी टूटती नहीं। नेता जाते हैं, एमपी एमएलए जाते हैं, संगठन तो ज़मीन पे रहता है। मैं भी चला गया यहाँ से, मैं तो अभी रिटायर होकर यहाँ बहुत साल हो गए। मैं चला भी गया तो भी ये संस्था है पार्टी की, वो चलेगी। मैं जेल में था तो भी 4 महीने तक सामना चलता रहा, किसी के लिए रुकता नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था हमने बना के रखी है। सर, ये सवाल हमने जब अरविंद सावंत जी का इंटरव्यू करा था उनसे भी पूछा था। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा सर कि जो पार्टी अलग हुई है, आपके फैक्शन पे ये आरोप था कि आपका हिंदुत्व बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व से अलग है, तो इस पे आपके क्या विचार हैं सर? कोई विचार नहीं। ऐसे प्रश्न जो है सिर्फ बेवकूफ़ लोग पूछ सकते हैं। बाला साहब ठाकरे के नाम के साथ मेरा पार्टी का विचार जुड़ा है। ये जो दूसरी पार्टी बनाई है, अपने खुद की पार्टी बनाई है, बाला साहब ठाकरे का नाम क्यों लेते हो? आपको यही वही बात क्यों चाहिए जो हमने बनाई थी, धनुष्यबाण और शिवसेना? आप अपने नाम से एक अलग पार्टी बनाकर चलाकर दिखाइए, चाहे आप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, आपके पास कितने भी खोके पैसा हो, आप नहीं चला सकते। शिवसेना एक ही है और एक रहेगी। ये तो सब टेम्पररी फेज चल रहा है, ये गुड ओ गुड, सब लोग वापस आ जाएंगे। आप देखो सर, आपके कार्यकर्ताओं में स्पेशली आपके जो फैंस हैं और आपके जो सपोर्टर्स हैं, आपके इंडिविजुअल, उनमें बड़ी एक्साइटमेंट थी जब आप आए। कई लोगों ने सोशल मीडिया में और नारे भी लगे कि टाइगर इज़ बैक। तो क्या हम आपको फुल फ्लेजेड महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में आने वाले इलेक्शन में आपका इन्वॉल्वमेंट देखेंगे हर तरीके से? मैं हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहा हूँ। जहाँ मैं बैठा हूँ, ये सामना का ऑफिस है, ये पार्टी का सबसे बड़ी ताकत है। मैं यहाँ बैठता हूँ, यहाँ काम करता हूँ, ये भी चलाता हूँ। मैं शिवसेना भवन जाकर बैठता हूँ, मैं महाराष्ट्र के टूर पे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। मैं फुल फ्लेज पार्टी का काम करता हूँ। मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है और मैं हमेशा फुल फ्लेज काम करूँ। मैं आधा अधूरा काम कभी करता नहीं। थैंक यू सो मच मिस्टर राउत। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.